तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, है ना। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए चैप्टर नंबर 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके बोर्ड्स में पूछे जाते हैं क्लास 12th के लिए, ठीक है। तो आज हम करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 MCQs, और ये ना असाइनमेंट के रूप में मैं मतलब आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। ये आपको ना लिंक में मिल जाएगा, लेकिन सेकेंड पार्ट में इसकी, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं आज, ठीक है। तो आप देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास। पहला क्वेश्चन लिखा, इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए। मतलब उसने हमें ये कंडीशन दे दी कि सर ए स्क्वायर जो है वो इक्वल्स टू ए है, ठीक है। देन हमें क्या फाइंड करना है सर, ए आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a इज़ इक्वल्स टू, हमें इसमें बताना है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि सर आपको ना इससे पहले ये पता होना चाहिए कि सर x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है। वो होता है आपके पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। ये आपके पास फॉर्मूला होता है ना। अब मुझे इसको फाइंड करना है, तो इसका क्या होगा सर, i प्लस ए का क्यूब माइनस 7a। तो इसके अंदर अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, अब अच्छा ये भी पता होना चाहिए आपको कि सर i इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी है, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, उसके साथ कोई सा भी मैट्रिक्स आप मल्टीप्लाई कर दो तो वो उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होने देता, ठीक है। ये मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रखा है आपको। अब इसको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है सर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3i स्क्वायर ए प्लस 3i ए स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट? अच्छा, माइनस 7a भी है बाहर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो। देखो आई क्यूब, इसकी पावर जितनी मर्जी हो, तो ये सिर्फ आइडेंटिटी रहता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये आपको पता भी होगी बात, ठीक है। प्लस ए क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ सर, ए स्क्वायर इंटू ए, प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सर, देखो आई, ये सब तीनों मल्टीप्लाई में ना, तो हम आई को एलिमिनेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो 3a की आइडेंटिटी चेंज नहीं होने देगा, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ सर, सिर्फ 3a। समझ में आ रहा है? प्लस 3, इसी तरीके से मैं इसको ए स्क्वायर लिख सकता हूँ माइनस 7a। यहाँ तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद क्या है सर, आई प्लस, अब देखो ए स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे कि मुझे क्वेश्चन में गिवन है ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए मुझे गिवन है, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, ए इंटू ए प्लस 3a प्लस 3, यहाँ पे भी ए स्क्वायर आ गया नहीं, यहाँ पे मैं ए लिख सकता हूँ। बोलो बात आई कि नहीं आई समझ में, है ना। अब इसके आगे देखो, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इसके अंदर क्या हो रहा है सर, आई है ना, आई एज इट इज़। अब ए इंटू ए को मैं ए स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ए स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ए लिख सकता हूँ केवल, प्लस 3a प्लस 3a माइनस 7a, ठीक है। अब देखो आई प्लस, अब ये कितना हो जाएगा, 1 3 4 और 7, 7a माइनस 7a। अब देखो माइनस 7a से 7a कट गया, यानी आपके पास रिजल्ट क्या बचेगा, सिर्फ आई, ठीक है। और इसमें कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपके पास, ए ऑप्शन, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। अब मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, इफ़ ए इज इक्वल्स टू ए आई जे इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अब देखो ऑर्डर 2 है, यानी ऑर्डर 2 और स्क्वायर मैट्रिक्स बोल दिया, यानी ये कौन से ऑर्डर का होगा सर, 2 क्रॉस 2 का होगा। इतनी बात समझ में आई। अब 2 क्रॉस 2 में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं सर, A11 A12 A21 A22, यही एलिमेंट्स होते हैं। अब इसके बाद देखो, ये आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई, है ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखो इसके आगे क्वेश्चन पढ़ो। उसने बोला है कि सर ए आई जे इक्वल्स टू 1 है, यानी ए आई जे इक्वल्स टू 1 है कब, जब आई इज़ नॉट इक्वल्स टू जे, यानी आई इज़ नॉट इक्वल्स टू जे। अच्छा ठीक है। अब उसने क्या बोला आगे, ए आई जे इज इक्वल्स टू 0 है सर, कब, जब आई इक्वल्स टू जे है। मतलब आई इक्वल्स टू जे का मतलब क्या है कि सर कॉलम और रो दोनों, मतलब रो और कॉलम जो है दोनों इक्वल होनी चाहिए, इधर नॉट इक्वल होनी चाहिए। कैसे कि सर A11 है, A11, तो इसमें देखो रो और कॉलम दोनों सेम है ना, यानी आई जे इक्वल है। इसी तरीके से A22 है, ठीक है। तो इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, उसने बोला कि सर जब दोनों इक्वल हैं तो ये 0 होंगे। बोलो आई की जाए बात सामने, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं ये वाला देखूँ आपके पास A12 इक्वल्स टू A21, अब देखो ये दोनों जो है नॉट इक्वल्स टू है,
1 = 2 थोड़ी होता है ना। अब इसके बाद हम इसको क्या कह सकते हैं सर, ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये ए मैट्रिक्स था हमारे पास। अब मैं इसका ए मैट्रिक्स अगर फॉर्म करूँगा तो वो मेरे पास क्या बनेगा सर, 0 भाई 0, यहाँ पे भी 0 आएगा और ये दोनों क्या है 1 है, तो ये बन गया। अब उसने मुझे क्या फाइंड करने के लिए बोला है सर, A² फाइंड करो। तो A² कैसे फाइंड करते हैं, बहुत आसान है, ये आपको मल्टीप्लिकेशन आती भी होगी। ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो आप, इसकी रो और इसकी कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे करते हैं ना। तो इसकी रो इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो सर 0 + 1, ठीक है, 0 × 1 0, 1 × 0 0। बोलो आ रही है कि नहीं आ रही बात समझ। अब देखो इधर 1 × 0 सर 0, 0 × 1 0, 1 × 1 1 प्लस 0 × 0 0। तो क्या है आपके पास सर 1 0 0 1, ये आपके पास A² आ गया। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा सर, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट करना है तो नोट कर लो। तो अब आपके पास 2 क्वेश्चन और हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3×3 विद ईच एंट्री 2 और 0। अब देखो 2 और 0 से हमें एंट्री करनी है। अब कौन से ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3×3। 3×3 का मतलब क्या हो गया सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे मेरे पास, 9 एलिमेंट्स होंगे सर। इतनी बात आप समझ गए सर। अब इसमें 9 एलिमेंट्स हैं, है ना। अब 9 एलिमेंट्स का मतलब क्या है कि इसके अंदर मैं कितने तरीके से भर सकता हूँ। अब याद करो, आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, है ना। तो इसमें सिलेक्शन हो रहा है ना। तो आप खुद सोचो कि सर मैं यहाँ पे 2 और 0 दोनों रख सकता हूँ, 2 रख सकता हूँ या 0 रख सकता हूँ, यहाँ पे भी 2 रख सकता हूँ या 0 रख सकता हूँ, यहाँ पे भी 2 रख सकता हूँ या 0 रख सकता हूँ, यहाँ पे भी 2 रख सकता हूँ या 0 रख सकता हूँ, ऐसे यहाँ पर और यहाँ पर। मानते हो कि नहीं। तो सर इतनी बात है तो समझ में आ गई हमारे। तो यानी सर यहाँ पे नंबर ऑफ़ चॉइसेस मेरे पास क्या है, 2। इधर भी कितनी है, 2। तो एक बात बताओ सर, हर कॉलम में मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2 × अप टू 2। कितनी बार, ये कितनी बार आएगा, 9 टाइम्स, है ना। तो सर मैं सीधा ये नहीं कह सकता कि सर 2 की पावर 9 बार मैं इसको कर सकता हूँ, है ना। हो सकता है आपके मन में डाउट आ रहा हो। एक बात बताओ कि सर मेरे पास ये भी तो मैट्रिक्स हो सकता है ना सर, 2 2 2 2 2 2 2 2 2, ये भी तो एक मैट्रिक्स हो सकता है ना। क्योंकि इसमें रिपीटेशन अलाउड होती है, इसमें रिपीटेशन का कोई मैटर नहीं है। तो इसलिए मैं इसकी 2 की पावर 9 इसको लिख सकता हूँ आराम से। अब 2 की पावर 9 का मतलब क्या होगा सर, 512। तो यानी सर कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी क्लियर हुआ होगा आपको। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इफ़ ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3×m एंड 3×n रिस्पेक्टिवली, और उसने बोला है कि सर एंड m = n, देन द ऑर्डर ऑफ ये कितना होगा। अब मुझे एक बात बताओ कि सर 5a का मतलब क्या है और 2b का मतलब क्या है। मतलब हम 5 की अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके ऑर्डर में कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा। अगर हम इसकी 2 में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई ऑर्डर में चेंज आएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि सर ये एक स्केलर क्वांटिटीज़ है। ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी स्केलर नंबर है ये। और स्केलर की आप किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो कोई चेंज नहीं लाता है, सेम एज वेक्टर क्वांटिटी, है ना। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, उसके बाद मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। ये आपको चैप्टर नंबर वेक्टर्स में हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो समझो सर ए का कितना ऑर्डर दिया हुआ है आपको, 3×m, और ये कितना दिया हुआ है, 3×n दिया हुआ है। ठीक है, अब आप इन दोनों को क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो। ठीक है, अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि सर मैट्रिसेस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन कब होता है, जब उन दोनों का ऑर्डर सेम होता है, तभी वो प्लस या माइनस होते हैं। अब इसमें सर ऑर्डर सेम होगा तभी तो ये प्लस माइनस होंगे। यानी वो क्या पूछ रहे हैं सर कि इसका पूरे का ऑर्डर क्या आएगा जो रिजल्टिंग आएगा, यानी
जो इसका जो रिज़ल्ट आएगा, सपोज करो इसका रिज़ल्ट कोई सी आ रहा है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, है ना। तो अब एक बात बताओ कि सर स्टार्टिंग में तो 3 है और हमें m की वैल्यू पता नहीं है ना। तो एक बात बताओ, स्टार्टिंग में तो m आ ही नहीं सकता, तो ये तो अपने आप ही हट गया, है ना। और हमें कैसे पता कि सर लास्ट में 3 ही आना है, तो ये भी कट गया। और स्टार्टिंग में m जो है आ नहीं सकता, आपको मैंने बता दिया, क्योंकि स्टार्टिंग में 3 आ रहा तो ये भी कट गया, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। समझ गए। आप खुद भी सोच सकते हो सर कि ऑप्शन नंबर डी ही हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि सर 3x m और 3x n दिया हुआ और इधर इसने कंडीशन दी हुई है कि सर m = n। आई होप सो कि क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि सर आपको क्या करना है, ये आपको 2 मैट्रिसेस दिए हुए हैं और इसमें p + q - 2r की आपको वैल्यू निकालनी है। तो देखिए अब मुझे एक बात बताओ कि सर 2 मैट्रिसेस इक्वल कब होते हैं। 2 मैट्रिसेस इक्वल जब होते हैं जब उसका ये वाला एलिमेंट इसी एलिमेंट के इक्वल हो, ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल हो, और ये वाला इसके और ये वाला इस एलिमेंट के इक्वल हो, है ना। तो सर अगर मैं इसको सॉल्व करूँ 2p + q = 4 होगा मेरे पास, है ना। और क्या होगा, p - 2q = -3 के इक्वल होगा, है ना। पहले मैं इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है, फिर बाद में हम नीचे वाले को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इससे क्या बता सकता हूँ सर, p की वैल्यू मेरे पास क्या है, -3 + 2q, -3 + 2q आ गई, है ना। तो इस वाली वैल्यू को मैं किस में उठा के डाल दूँगा, इस वाले में। अब मुझे इस वाले में डाल दो आप उठा करके p की वैल्यू 2, p की वैल्यू क्या है, -3 + 2q, ठीक है, और प्लस में q = 4। आप इसको सॉल्व करिए, क्या आएगा, -6 + 4q + q = 4, यानी कि सर 5q, और मैं इस 6 को उठा के उधर ले गया तो सर ये हो जाएगा मेरे पास, यानी q की वैल्यू क्या आ गई सर, 2 आ गई, है ना। कैसे आई, तो सर 5q = 10, है ना। फिर उसका मैंने काट दिया तो इसको ये हो गई। अब इस वाली q वाली की वैल्यू इसमें डालो तो क्या आएगा सर, p = -3 + 2 × 2, तो p = -3 + 4, यानी p की वैल्यू क्या आ गई सर, 1 आ गई। अब आपके पास p की आ गई, q की आ गई। अब आपको किस किस की वैल्यू चाहिए, आपको अब r की वैल्यू चाहिए, ठीक है। ये s है, ये भी s है, ठीक है। अब देखो, अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं हम, ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ये आ गई थी, ठीक है। अब देखो 5r - s = 11 क्या होगा, और क्या होगा सर, 4r + 3s किसके इक्वल होगा मेरे पास, 24 के, ठीक है। देखो इधर से मैं s की वैल्यू निकाल सकता हूँ, कैसे सर, 5r - 11 = s हो गया आपके पास, है ना। मैं s को इधर ले गया और इसको इधर ले आया, तो अब इसमें s की वैल्यू पुट कर लो आप, तो सर 3 5r -11, ठीक है, -11 + 4r = 24, यानी सर 15r - 33 + 4r = 24, यानी सर 15 और 19r = 33 को अगर मैं उधर लेके जाऊँगा तो क्या होगा सर, 24 + 33, यानी 19r = मेरे पास कितना हो जाएगा, 57, यानी r की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी। अगर आप अभी इसको पूरे को देखोगे तो सर r की वैल्यू आपके पास 3 आ गई, यानी p की वैल्यू क्या थी सर, 1, q की वैल्यू क्या थी, 2, और r की वैल्यू क्या आ गई, 3। अब देखो इसमें अब क्या है, ये वाली इक्वेशन मुझे फाइंड करनी थी, क्या फाइंड करनी थी सर, p + q
-2r, ठीक है। तो p की वैल्यू क्या है सर 1, q की वैल्यू क्या है सर 2, -2 इंटू 3 यानी 3 - 6, यानी आंसर क्या आएगा आपके पास कहीं पे कुछ गड़बड़ हो गई क्या, 3 - 6 माइनस का 3 आपके पास आंसर आएगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन ना मेरे हिसाब से -3 होगा यहाँ पे, है ना, -8 की जगह पे। ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। अब आते हैं हम 6th क्वेश्चन पे। अब देखो 6th क्वेश्चन में क्या है, द मैट्रिक्स आपको ये दी हुई है, ठीक है। और इसमें पूछ रहा है कि सर ये क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, आपसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप एक बार बताओ कि सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है सर जिसमें डायगोनल में 1 1 1 1 होते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिटी तो ये नहीं है, हमें पता लग गया। अब सिमेट्रिक की बात करें, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये, है ना, या स्क्यू सिमेट्रिक। अब देखो आपको ना कंडीशन याद होनी चाहिए कि सर अगर मैं ए का ट्रांसपोज कर रहा हूँ और वो मेरे पास ए आ जाए, अगर मैं ए का ट्रांसपोज कर, देखो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको मैट्रिसेस थोड़ा बहुत आता है, तभी आपके क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे, ठीक है। अगर आप ए का ट्रांसपोज कर रहे हो तो इक्वल्स टू ए आता है, तो वो क्या होता है सर सिमेट्रिक होता है आपके पास, है ना। और अगर ए का ट्रांसपोज कर रहे हो आप और वो -a के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब होता है सर ये स्क्यू सिमेट्रिक है ना। अब आप इसका ट्रांसपोज करो, तो मैं इसका अगर ट्रांसपोज करूँ तो मेरे पास क्या आएगा सर 1, इसकी रो को कॉलम में 1 0 0, है ना। और इसको करूँगा तो 0 2 0, इसको ऐसे लिखूँगा तो क्या आएगा 0 0 4। अब देखो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, है ना, यानी कि सर ये जो है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फॉर एनी 2 मैट्रिसेस A एंड B वी हैव AB इज इक्वल्स टू BA, या फिर AB इज़ नॉट इक्वल्स टू BA, या फिर AB इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर इसमें करना क्या है। सिंपल है, कोई भी A मैट्रिक्स हो या B मैट्रिक्स हो, ठीक है। पहली कंडीशन क्या दे रही है कि सर AB इज इक्वल्स टू BA। अब मुझे एक बात बताओ कि सर AB इज इक्वल्स टू BA कब हो सकता है, जब वो मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, जब वो मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे तभी तो ये होगा, और हर केसेस में ऐसा होता भी नहीं, ठीक है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हो, है ना। और मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या है कि सर AB इज इक्वल्स टू 0 हो, इसका भी कोई हमारे पास वैलिड रीज़न नहीं है। क्या नहीं है हमारे पास वैलिड रीज़न नहीं है, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या होगा डी, ठीक है। एग्ज़ाम में नन ऑफ दीज वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आपको ध्यान देना है उनके अंदर कि सर क्वेश्चंस कैसे होंगे, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं, सिर्फ आपको उनको टैकल करना आना चाहिए, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से, तो इस पर ना VIP मार्क कर लेना आप, ठीक है। ये दोनों आपके VIP हैं, VIP मतलब वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, ठीक है। तो 8th क्वेश्चन में क्या लिखा है कि सर इफ़ A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर A, ठीक है, सेम ऑर्डर क्या है, तो हमें क्या बताना है कि सर ये इसका नेचर कैसा होगा, ये सिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, नल मैट्रिक्स होगा, या फिर क्या होगा, हमें पता लगाना है इसको। तो मुझे एक बात बताओ कि सर A और B जो है, मेरे को क्या बताया मैं, A एंड B मुझे बोले ना सर ये सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। अगर ये सिमेट्रिक है तो यानी सर इनका ट्रांसपोज इक्वल्स टू इनके इसके होगा, बोलो मानते हो कि नहीं, ठीक है। तो इसके इक्वल होगा। अब मुझे इसका नेचर बताना ना, यानी मैं इसका ट्रांसपोज कर दूं तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। यानी मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, समझना, एक एक चीज़ समझोगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। देखो A B का ट्रांसपोज माइनस B A का ट्रांसपोज, ये वाला, ठीक है। अब मुझे इसका ट्रांसपोज करना है, देखो मैं T लिख रहा हूँ उसको, ठीक है, ताकि मेरे को डिफर रहे। अब देखो मैं इसका ट्रांसपोज कर रहा हूँ, इसका ट्रांसपोज का मतलब क्या होगा
कि इनके ऊपर वैल्यू चेंज हो जाए। अच्छा, एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि सर अगर मैं ए बी मेरे पास लिखा हुआ है और मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट क्या आता है सर, बी ट्रांसपोज इंटू में ए ट्रांसपोज, मतलब ये आपस में इंटरचेंज हो जाता है। ये प्रॉपर्टी होती है ट्रांसपोज की, ठीक है। आई होप सो आपको पता होगी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करोगे सर, ट्रांसपोज करोगे। इसका ट्रांसपोज करोगे तो पहले ये वाली आइटम एलिमेंट आएगा, फिर ये वाला आएगा, है ना, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन होती है आपके पास मल्टीप्लाई में, ये ध्यान रखना आप। इसमें है सब्ट्रैक्शन, तो इसमें ट्रांसपोज जो है ना वो सीधा सीधा उतर जाएगा। यानी कहने का क्या मतलब है सर कि सर इसका ना ट्रांसपोज कुछ इस तरीके से उतर जाएगा, ऐसे। अब इसके बाद आप कर सकते हो, अब इसके बाद क्या करोगे सर, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और क्या है सर, ए ट्रांसपोज माइनस, समझ में आई। अब इसका क्या करोगे सर, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज, भाई इंटरचेंज करके लिख दिया क्योंकि ये प्रॉपर्टी मुझे पता है। अब इसके बाद क्या करोगे सर, बी ट्रांसपोज से बी ट्रांसपोज कट गया, यानी सर बी बचेगा, और मानते हो कि नहीं, ठीक है। अब ए ट्रांसपोज बचेगा, ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये हो गया ए ट्रांसपोज माइनस, ठीक है। अब ए ट्रांसपोज का उसका फिर दोबारा ट्रांसपोज करोगे तो सर वो ए हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा, बी ट्रांसपोज बचेगा कि नहीं बचेगा। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसमें से निकाल लूँ माइनस का साइन बाहर, मैंने बाहर माइनस का साइन कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या आएगा सर, ए बी ट्रांसपोज और माइनस का बी ए ट्रांसपोज, है ना। और अगर आप देखो तो सर ये इसी का ही तो है, बिल्कुल सेम ही तो आ गया, है ना। यानी कि सर मैंने जब इसका ट्रांसपोज किया, सपोज करो इसको मैं लेट कर लेता हूँ सी है, तो मैंने इसको अगर ट्रांसपोज किया, है ना, तो मेरे पास रिजल्ट क्या है, माइनस का ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। यानी कि ये मेरे पास नेचर किसका आ गया, स्क्यू सिमेट्रिक का आ गया, क्योंकि ट्रांसपोज करने पे मुझे नेगेटिव बार मिल गया। यानी ये कौन सा हो गया सर, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। समझ में आया, ठीक है। नहीं आया समझ में तो एक बार ही दूसरा क्वेश्चन देखो, तो आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इफ़ ए इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए स्क्वायर हमें बताना है सर, ए स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सर ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक का क्या होता है सर, ए ट्रांसपोज करो और माइनस ए आपको रिजल्ट मिल जाए, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की होती है प्रॉपर्टी। तो उसने मुझे ये बोला भाई ये क्या है आपके पास गिवन है, ये आपके पास गिवन है, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप कि आपको बताना है कि सर जो ए स्क्वायर है वो है क्या, तो आपको ए स्क्वायर फाइंड करना है। अब देखो इसमें ए स्क्वायर कैसे फाइंड करोगे आप, सबसे पहले सर मुझे इसका ए स्क्वायर का ही ट्रांसपोज निकालना है, यानी कि ए इंटू ए का ट्रांसपोज मैं इसको लिख सकता हूँ, बोलो कोई डाउट, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा सर, आपको पता है कि ए इंटू बी का ट्रांसपोज अगर आप कर रहे हो तो आप उसको क्या लिखोगे, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, इसको आगे लिख लिया इसको पीछे लिख लिया, उसकी कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं क्योंकि ए तो एक ही है, ठीक है। अब देखो ए ट्रांसपोज का मतलब क्या था सर, माइनस ए, और इस वाले ए ट्रांसपोज का मतलब क्या था, माइनस ए, और ये आपस में मल्टीप्लाई में है, यानी कि सर प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा। यानी ए स्क्वायर का मेरे को ट्रांसपोज करने पर क्या आ गया, ए स्क्वायर आ गया। यानी इसका नेचर मेरे पास क्या होगा, सिमेट्रिक नेचर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ध्यान से समझो, ये आपको पूरी चीज़ समझ में आ जानी चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एक नंबर का जरूर पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो देखो आप ध्यान से, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, एक आपको एक ए मैट्रिक्स दे रखा है और एक के ए दे रखा है, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है कि सर ए और बी की वैल्यूज़ बताओ, के की भी, ए की भी और बी की भी। तो देखो के ए दिया हुआ है ना, के ए आपको किस फॉर्मेट में दिया हुआ है, 0, 3a, 2b और 24, है ना, इस फॉर्मेट में आपको दिया हुआ है के ए, ठीक है। अब ए की वैल्यू आपके पास ये है, ठीक है। अगर मैं इसमें LHS कंसिडर करूं, अगर मैं इसमें LHS कंसिडर कर रहा हूं तो LHS में मेरे पास क्या है सर, ए के, है ना। तो मतलब सर के की इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो सर, 0 इंटू के
2 इंटू के, 3 इंटू के और -4 इंटू के, ये हो गया। ठीक है, अब ए के आपके पास कितना आया सर, के, 2k, 3k, -4k, ये 0 हो जाएगा, है ना, ये हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास किसके इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल 0, 2b, 3b, 3a और 24 के इक्वल होना चाहिए। अब आप इसमें क्या करोगे, दोनों साइड कंपेयर कर दोगे, जैसे कि 2k, ऐसे मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूँगा तो क्या होगा सर, 2k इज इक्वल्स टू 3a है ना, और 3k इज इक्वल्स टू 2b होगा, और -4k इज इक्वल्स टू 24 होगा। ठीक है, अब देखो k की वैल्यू आप इसको इससे निकालो तो k की वैल्यू तो सर -6 आ गई, इतना क्लियर है। अब जब k की वैल्यू -6 आ गई तो इसके अंदर पुट करो, कितना हो जाएगा, -6 इज इक्वल्स टू 2b, यानी माइनस का 18 इक्वल्स टू 2b है ना, 2 से इसको काटोगे तो b की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -9। अब इसके अंदर पुट करो तो 2 - 6 इज इक्वल्स टू 3a, यानी -12 इज इक्वल्स टू 3a, तो इधर से a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -4, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई और k की वैल्यू आ गई आपके पास। तो क्या आई, k की वैल्यू -6, a की वैल्यू -4, यानी b ऑप्शन आपका होगा करेक्ट। k की वैल्यू ये हो गई, ये a की हो गई और ये b की हो गई। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, ये इस टाइप का अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन ये किया है ना, तो आप ये वाला एक बारी ना वीडियो पॉज करके ट्राई करा करो, क्वेश्चंस जो आते हैं ना इनको ट्राई करा करो। तो आपने ट्राई किया होगा क्वेश्चन, अब देखो इसमें सर i - a का क्यूब प्लस a करना है इसमें। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करोगे, i क्यूब माइनस प्लस -a क्यूब प्लस 3a² i माइनस 3i²a, ये आएगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करोगे, प्लस a भी है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना कि ना सर, जब हम इसको क्या कहते हैं, इसमें आपको ax - y का होल क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, वो क्या होता है, x क्यूब माइनस y क्यूब प्लस 3xy² माइनस 3x²y। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करो, i क्यूब को मैं i लिख सकता हूँ -a² इंटू a प्लस 3a² माइनस 3a प्लस a। अब इसमें क्या है सर, a² की जगह पे a लिख सकते हैं, a इंटू a प्लस 3a² की जगह पे a लिख सकते हैं -3a प्लस a। देखो -3a से 3a कट गया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है सर, i माइनस a² प्लस a। अब देखो i a² की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, a प्लस a। देखो इससे a कट गया, यानी रिजल्ट आपके पास क्या है, i, बी ऑप्शन। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ़ x - y 2x5 इज इक्वल्स टू 2 2 3 5। अब इसमें आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, आपको y की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो y की वैल्यू आप कैसे बताओगे सर, x - y इज इक्वल्स टू 2 होगा आपके, और x इक्वल्स टू 3 होगा। कैसे, क्योंकि अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इसकी और इसकी वैल्यू सेम होगी और इसकी वैल्यू सेम होगी। तो x की वैल्यू जब आपके पास 3 आ गई है तो आप इसके अंदर पुट कर दोगे, 3 - y इज इक्वल्स टू 2 और 3 - 2 इक्वल्स टू y। तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 1, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आसान था। अब अगला क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है, आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, सपोज करो इसका नाम मैं ए दे दूँ, 4 2x - 3 x + 2 x + 1। ठीक है, अब उसने बोला है कि सर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है
कि आप उसका ट्रांसपोज कर दो और वो इक्वल्स टू ए आ जाए। ठीक है, अब इसका आपने ट्रांसपोज करना है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूं तो वो मेरे पास क्या आएगा, 4x+2 4x+2 2x - 3x+1, ये इसका ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, अब उसने ये बोला है कि ना इफ़ दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन x इज, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो अब देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग इसका ट्रांसपोज और ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तो ये दोनों को मैं इक्वल रख सकता हूँ। 4 2x - 3 x+2 x+1 4 x+2 2x - 3 और x+1। ठीक है, अब सर क्या करोगे आप, 2x - 3 इक्वल्स टू किसके होना चाहिए, x+2 के, और अब आप इसको सॉल्व कर दो। 2x - x, x को इधर ले आए और 3 को इधर ले जाओ, तो 3 + 2 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 5 आ गई, और यही आपको फाइंड करना होगा, यानी डी ऑप्शन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब ये इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। इफ़ A इज़ एन m×n मैट्रिक्स, जो A है आपका m×n मैट्रिक्स है। ठीक है, सच दैट AB एंड BA आर बोथ डिफाइंड, मतलब कि अगर हम AB निकाल रहे हैं तो वो भी कोई रिज़ल्ट दे रहा है, और BA निकाल रहे हैं तो वो भी कोई रिज़ल्ट दे रहा है। तो आपको B का ऑर्डर बताना है कि B का ऑर्डर क्या होगा। अब देखो सर, मुझे अगर मैं A × B कर रहा हूँ, है ना, और मुझे A का ऑर्डर दिया हुआ है सर m×n, है ना, उसने ये बोला है सर B और A ये भी डिफाइन है, यानी A का ऑर्डर क्या है, m×n। ठीक है, थोड़ा सोचना सर, इन दोनों दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई कब होती है, जब इसका लास्ट वाला और इसका फ्रंट वाला सेम होता है, तभी होती है मल्टीप्लिकेशन। यानी सर यहाँ पे n होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो पाएंगे, है ना। और इसमें क्या कंडीशन होगी सर, कि इसी के तरीके से कि ये दोनों जब डॉट प्रोडक्ट देंगे आपको, जब इसका लास्ट वाला और इसका फर्स्ट वाला दोनों सेम होंगे, यानी यहाँ पे m होना चाहिए, समझ रहे हो। यानी कि अगर मैं इसको पूरे इन दोनों इक्वेशन से अगर मैं इसको समझूँ तो मुझे ये समझ में आता है कि सर B का ऑर्डर जो है वो n×m होना चाहिए, तभी ये दोनों सिचुएशन सेटिस्फाई होंगी। समझ में आया, है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर B। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में इतना ही था। अब अगले नेक्स्ट पार्ट में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे इसी चैप्टर के, है ना, और फिर हमारा असाइनमेंट नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम असाइनमेंट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।